हेलो जी हाँ दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का भूगोल, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th, है ना। हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे भूगोल, है ना। भूगोल में आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 1 का। लेसन नंबर 1 में है भारत। लेसन नंबर 1 में है भारत संसाधन। भारत संसाधन, भारत संसाधन एवं उपयोग, है ना। ये जो आप देख रहे हैं एनसीईआरटी वाला बुक है, जिसमें से हम लोग आज भारत संसाधन एवं उपयोग में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो आइए आज हम लोग वो वाला पढ़ेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि डायरेक्ट कहाँ आएगा, बिहार बोर्ड में आने वाला प्रश्न है। चलिए आइए तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न की ओर, है ना। ये देखिए पहला प्रश्न कहता है कि खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो इसमें क्या कहता है कि खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन, आप प्रबंधन नहीं आप प्रबंधन होगा, है ना, सुधार लीजिएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि खनिज का संरक्षण किस तरीक़ा से किया जाता है ना। तो आइए हम लोग चलते हैं। देखिए इसका आंसर जो है, ये देखिए इसमें कहता है, हाँ ठीक है ना। देखिए कहता है कि संसाधन होगा, है ना। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता। देखिए संरक्षण किसे कहते हैं, तो संसाधन के बचाव करना, है ना, उसे उपयोग करना क्या कहलाता है, संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है बचाना, है ना, उसे सुरक्षित से रखना। कहता है क्योंकि किसी भी संसाधन को बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है। आपको पता है कि किसी भी संसाधन को बनने में लाखों वर्ष समय लगता है ना। और कहता है कि इसके विपरीत संसाधन प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है, और इसके उल्टा क्या है कि संसाधन प्रबंधन का एक जटिल प्रक्रिया है ना। और इस उत्पादन से लेकर उपभोग तक शामिल किया जाता है। और इसमें क्या है कि उत्पादन से लेकर उपभोग तक शामिल किया जाता है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे खनिज संरक्षण कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग आएंगे दूसरा प्रश्न में, है ना। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है ना। अगला प्रश्न है कि खनिज के आर्थिक महत्व क्या है ना, वर्णन करना है। खनिज के आर्थिक महत्व का वर्णन करना है। तो कहता है कि खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है। देखिए खनिज जो है एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है, जिसकी निश्चित आंतरिक संरचना है ना। और हमारे जीवन में खनिजों का विशेष आर्थिक महत्व औद्योगिक उत्पादन के लिए खनिज एक आधारभूत जरूरत होती है। देखिए खनिज जो है इसे क्या है ना, उत्पादन के लिए खनिज एक आधारभूत, है ना, जरूरत होती है। अब इसके अभाव में ना तो किसी उद्योग और ना किसी राष्ट्र के विकास की कल्पना की जा सकता है ना। किसके लिए, तो खनिज के लिए। तो सबसे पहला बात ये आता है कि खनिज क्या होता है। तो आपको पता है ना खनिज क्या होता है, कि जिसको खनन माध्यम से, मतलब कि अधिक खर्चा में पृथ्वी से जिस पदार्थ को निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, है ना। आपको पता है कि कोई ऐसे एक आता है ऑब्जेक्टिव में, नोट में इसको लिख लीजिएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव में आता है कि भारत में लगभग कितने खनिज है। यहाँ से एक आता है ऑब्जेक्टिव, है ना, भारत में लगभग कितने खनिज है, लगभग कितने खनिज है, कितने खनिज है। तो लगभग आंसर में इसका होगा 100 खनिज है ना। कितना खनिज है, लगभग 100 खनिज। इस लेकर के इसे जानेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि आधात्विक खनिज किसे कहते हैं। आधात्विक खनिज किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाना है। चलिए आइए। तो कहता है कि वैसे खनिज जिनमें धातु का अंश अभाव होता है ना, जिसमें धातु का अंश होता है अभाव मतलब कि कमी होता है उसमें, ठीक है। अधात्विक, देखो सबसे मास्टर के अधात्विक किसे कहते हैं, आधात्विक खनिज। तो बोलना है कि वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा नहीं होता है, जिसमें धातु का अंश नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अधात्विक खनिज कहते हैं, है ना। और कहता है और भंगुर प्राकृतिक के होते हैं, और भंगुर क्या होगा, प्राकृतिक से होता है, उसे क्या कहते हैं, अधात्विक खनिज कहते हैं। और इन पर
चोट मारने पर टूट जाता है। अधातु क्या होता है कि चोट मारने पर टूट जाता है, लेकिन धातु क्या होता है वो पसरेगा, चोट मार उस पर लगेगा तो, ठीक है। और कहता है जैसे में डोलामाइट, हीरा, आभरक, चूना पत्थर इत्यादि इसी के उदाहरण है। देखिए जिसे देख रहे हैं डोलामाइट, हीरा, आभरक और चूना पत्थर, ये सब क्या है? अधात्विक खनिज है। ये सब क्या है? अधात्विक खनिज है ना। और इनमें डाइमस्टोन का सर्वाधिक औद्योगिक महत्व है ना। इसमें सबसे अधिक औद्योगिक महत्व किस कौन वाला है? तो बोलेंगे कि लाइमस्टोन, है ना। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव इस तरीके से सबके आएगा कि ऑब्जेक्टिव आता है कि इनमें से कौन अधात्विक खनिज है। और वहाँ पे आपको रहेगा ऐसा ऑप्शन में, देखिए या तो हीरा डाल देगा, आभरक, चूना पत्थर, या तो रहेगा डोलो, है ना, डोलामाइट, ऐसा रहेगा। तो वहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न में आते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए उल्टा इसका आ ही गया, है ना। अब क्या है ना कि धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान। चलिए आइए हम लोग पहचानते हैं कि धात्विक खनिज की पहचान क्या है। तो पहचान क्या है? तो कहता है कि धात्विक खनिज का दो पहचान निम्नलिखित है ना। पहला है कि इनको गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है। इनको गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है ना, पहला हो गया। दूसरा में क्या है? इसे पीट कर तार बनाए जा सकते हैं। किसको? धातु को। धातु को पीट कर और तार बनाए जा सकते हैं, है ना। चलिए हो गया। अब हम आते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है ना। आप देखिए इसमें क्या कहता है। इसमें कहता है कि खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आंसर में है कि खनिज सभ्यता संस्कृति के आधार स्तंभ है और इनके बगैर उद्योग का विकास नहीं किया जा सकता। किसके बिना? खनिज के बिना, है ना। कहता है कि चट्टानों के निर्माण में इनकी भूमिका होती है। चट्टानों को निर्माण में इनकी भूमिका होती है ना। और 2000 से भी अधिक खनिज का पहचान हो चुका है ना। भारत में क्या है कि 2000 से भी अधिक खनिज का पहचान हो चुका है ना। पर इनमें 30 खनिज का आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व है। देखिए 2000 खनिज का तो पहचान हो चुका है, बट 2000 में से 30 खनिज का आर्थिक दृष्टि से क्या है? विशेष महत्व है ना। और धातु की उपलब्धता के आधार पर खनिज को दो भागों में बांटा गया है। और धातु के उपलब्धता के आधार पर खनिज को दो भागों में बांटा गया है। पहला है लोह अयस्क, फिर है अलोह अयस्क। एक लोह अयस्क अब एक क्या है ना? अलोह अयस्क, ठीक है। इस बात को लेकर के जानेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम का उपयोग। देखिए सब प्रश्न है ना, पूछा गया प्रश्न है। मैग्नीशियम का उपयोग पर प्रकाश डालिए। तो कहता है कि मैग्नीशियम एक अत्यंत उपयोगी खनिज पदार्थ है। मैग्नीशियम जो है वो क्या है ना कि अत्यंत उपयोगी खनिज पदार्थ है और इसका इस्पात निर्माण सहित अनेक मिश्र धातु निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए मैग्नीज का उपयोग कहाँ करते हैं? तो इस्पात को बनाने में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है ना। और इसका उपयोग मिश्र धातु के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त सूखा सेल बनाने में, सूखा सेल एक बैटरी होती है, उसे बनाने में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है ना। और फोटोग्राफी में चमड़ा, यहाँ चमड़ा नहीं चामड़ा होगा, चमड़ा एवं माचिस उद्योग के सहित रंग रोगन को तैयार करने में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए आप लोग को सभी को एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए कि मैग्नीज का उपयोग अगर आ जाए कि मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालें तो इसे छूटना नहीं है, ठीक है। चलिए हल्का हो गया होगा इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मोनाजाइट भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध है। आइए जानते हैं कि मोनाजाइट जो है भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध है। तो कहता है कि मोनाजाइट केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव में ऐसे आएगा कि मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुर मतलब कि हाँ किस राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ना। मोनाजाइट किस राज्य में पाया जाता है सबसे अधिक, ऐसे भी आ सकता है। तो क्या बोलेंगे? केरल बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे? केरल। कहता है कि इसके अतिरिक्त मतलब इसके और जो है कि अदर राज्य में है जो कि वहाँ पे इससे कम होता है, जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्य के तटीय भागों में इस खनिज का उत्खनन हो रहा है। इस खनिज का उत्खनन हो रहा है। कुछ खनिज का? मोनाजाइट जो खनिज है इसका भी खनन हो रहा है। कहाँ? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों में
राज्यों के तटीय भागों में, है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अगला प्रश्न है देखिए, ज़बरदस्त है ना। क्या कहता है, जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं? जलोढ़ मृदा से क्या समझते हैं? इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है ना। तो देखिए कहता है कि वैसे मिट्टी जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेप से होता है उसे क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। इस मिट्टी में पोटास और चूने की अधिक मात्रा होता है। जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है कि पोटास और चूना की मात्रा सबसे अधिक रहता है ना, तथा नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। अब यह मिट्टी में धान की खेती होता है, गेहूं का, गन्ना का, दलहन के लिए, है ना, काफ़ी उपयोगी है। ये सब फसलों के लिए जलोढ़ मिट्टी काफ़ी उपयोगी है ना। और इसके साथ ही इसी मिट्टी में आलू और विभिन्न प्रकार के सब्जियां भी उगाई जाती है काफ़ी मात्रा में, है ना। किस मिट्टी में बात कर रहे हैं? जलोढ़ मिट्टी में। आपको पता है ना कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो दो प्रकार के होते हैं, है ना। जलोढ़ मिट्टी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है खादर, है ना, एक होता है खादर मिट्टी, अब एक होता है बागर मिट्टी। एक क्या होता है जी? बागर मिट्टी। तो याद रखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक खादर मिट्टी अब एक बागर मिट्टी होता है। आपको पता है कि खादर मिट्टी का हम लोग बोलते हैं क्या? नवीन मृदा बोलते हैं, है ना। खादर मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? नवीन मृदा बोलते हैं। और बागर को हम लोग बोलते हैं पुराने मिट्टी। ये वाला ऑब्जेक्टिव में कितने बार पूछा है ना। आप एक बार जब वहाँ पढ़ेंगे क्वेश्चन बैंक को तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। ऐसे पूछता है कि खादर मिट्टी को कहा जाता है, वहाँ दिल रहेगा नवीन कि पुराने कि दोनों की नोट। तो अब प्रश्न क्या का अगर खादर का अगर कह रहा तो हम क्या लगाएंगे? नवीन मिट्टी लगाएंगे। अब अगर जब अगर कह रहा तो क्या मारेंगे? पुरानी मिट्टी मारेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए अगला प्रश्न में, है ना। अगला प्रश्न कहता है कि भूक्षरण किसे कहते हैं? भूक्षरण किसे कहते हैं, है ना। तो कहता है कि मृदा का अपने स्थान से विविध प्रक्रिया द्वारा स्थानांतरित होना क्षरण कहलाता। देखिए, अरे भूक्षरण मतलब कि भूमि का क्षरण कैसे होता है? तो एक स्थान से मिट्टी का चला गया दूसरे स्थान पे तो क्यों हो गया? भूक्षरण उसको बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? भूक्षरण। यहाँ लिखा ना है कि मृदा अपने स्थान से विभिन्न प्रक्रिया, चाहे तो हवा के माध्यम से, चाहे तो पानी के माध्यम से, चाहे तो किसी के भी माध्यम से हो, है ना, वो क्या हो गया? उसमें स्थानांतरण हुआ है ना। तो उसे क्या कहेंगे? हम भूक्षरण कहेंगे। कहता है कि यह भूक्षरण कई प्राकृतिक कारकों और तथा गतिशील जल और 147 हिमानी और फिर क्या हिमानी तथा समुद्री लहरों द्वारा, मतलब समुद्र जो आती है लहर उसकी बात कर रहा है, तो समुद्री लहरों द्वारा नियंत्रित तथा प्रभावित होता है। क्या? भूक्षरण। क्योंकि इसका बहुत सारा प्रक्रिया है, जल से भी होता है, प्राकृतिक कारकों से भी होता है, हवा से भी होता है और समुद्रिक लहरों से भी होता है ना, हिमानी से भी होता है। ये सबसे क्या होता है? भूक्षरण होता है, ठीक है। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। आप देखिए अगला प्रश्न है कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य के नाम बतावे और इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाए। थोड़ा सा वो आ गया है प्रश्न। अभी बात कर रहा है कि जलोढ़ मृदा जो है से किस किस राज्य में प्रसिद्ध है और उसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, जो कि हम लोग जानते हैं कि फसल के बारे में, लेकिन थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं कि जलोढ़ मिट्टी किस किस राज्य में पाया जाता है। तो कहता है कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य है। जलोढ़ जो मृदा है विस्तार वाले राज्य है कौन कौन? देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल तथा असम। इस मृदा में गन्ना, चावल और मक्का, दलहन जैसी फसलें उगाई जाती है। जी हाँ, समझ में आ गया कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ है। तो आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, इस सब में क्या है? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार बहुत तेजी से है ना। आपको पता है ना कि एक ऐसा प्रश्न आता है, देखिए धान का खेती सबसे अधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है वहाँ पे, है ना। धान का खेती सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। वहाँ पे एक वर्ष में धान का खेती 3 बार होता है। एक वर्ष में धान का खेती कितना बार होता है? 3 बार होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग जानते रहेंगे, ठीक है। चलिए इस तरीक़ा से आप ऑब्जेक्टिव जो करवाएंगे तो वहाँ पर आपको हो जाएगा इस तरीक़े से क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते अगला प्रश्न में। चलिए अगला प्रश्न है
कि मृदा निर्माण के प्रमुख मतलब मुख्य घटक कौन कौन से। आइए जानते हैं कि मिट्टी के निर्माण का घटक जो है से क्या क्या है। घटक पूछ रहा है तो मुख्य घटक क्या है। तो मृदा निर्माण के 5 मुख्य घटक है। पहला है स्थानीय जलवायु। पहला क्या है? स्थानीय जलवायु। फिर है पूर्ववर्ती चट्टानों एवं खनिज कण। फिर है तीसरा में वनस्पति एवं जीव। फिर क्या है? भू आकृतियाँ एवं ऊंचाई। तथा 5 में कह रहा है कि मृदा निर्माण में लगा समय, मिट्टी को बढ़ने में जो लगा समय, ये सब क्या है? तो मृदा निर्माण के मुख्य घटक है। क्या है? मृदा निर्माण के मुख्य घटक है। तो घटक कितना है? 5 घटक है। चलिए अब आइए अगला प्रश्न में आते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपको हम जो बता रहे थे वो वाला इसमें आ गया है। तो इसमें आ गया है तो थोड़ा सा इसको पहले समझा देते हैं, है ना, थोड़ा सा। ठीक है, क्या कहता है देखिए, आपको बताए थे हम वही वाला, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए क्या है ना, खादर और बागर मिट्टी में अंतर दें। तो सबसे पहले आपको जानना है, क्योंकि मैंने बताया अभी कि खादर और बागर है किसका भाग, तो जलोढ़ मिट्टी का 2 भाग है, एक खादर और एक बागर। तो हमको क्या करना है कि इस मिट्टी के हम लोग अंतर को स्पष्ट करना है। तो आइए हम लोग अंतर को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अंतर को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें स्पष्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखिए चलते हैं, है ना। कहता है पहला में, तो पहला में क्या कहता है कि नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को खादर कहते हैं। देखिए एक खादर वाला है और एक बागर वाला है। तो खादर किसे कहती हैं? तो नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? खादर कहते हैं, है ना। जो कि इसमें क्या होता है बागर में कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बागर बोलते हैं, जो कि मैंने बताया था अभी, है ना, कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बागर बोलते हैं। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं, है ना। अब कहता है दूसरा में है कि खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है। खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है, लेकिन बागर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है ना। खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है, लेकिन बागर में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। अब कहता है तीसरा में कि उत्तरी बिहार गंगा का मैदान इसका उदाहरण है। देखिए खादर मिट्टी का उदाहरण में क्या है? उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार क्यों? उत्तरी बिहार में बाढ़ आते रहता है, इसलिए वो क्या है? खादर मिट्टी का बाढ़ का प्रभाव आता है। तो कहाँ आता है? तो उत्तरी बिहार में आता है। तो क्योंकि वहाँ गंगा का मैदान है ना, इसीलिए। अब इसमें क्या कहता है बात ही खादर में, बागर में क्या कहता है? बागर में है कि महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि इसका उदाहरण है। देखिए बागर को जो हो गया उदाहरण क्या की हो गया? महाराष्ट्र और पंजाब की भूमि हो गया। ठीक है, तो एक क्या रहा? खादर और बागर में अंतर रहा। तो इसे क्या करना है? कंपेयर। देखिए कितना लोग क्या हो जाता है, भूल जाता है कि खादर को क्या बोलते हैं सर। तो खादर को हम लोग क्या बोलते हैं? नवीन बोलते हैं। कैसे? तो इसको देखो किचन में ही छिपी है आंसर। खादर, खादर के मतलब समझिए क्या कि खरीद के लाए हैं। खादर के मतलब क्या? खरीद के लाए हैं। और खरीद के जिसको हम लोग लाते हैं उसको क्या बोलते हैं? नवीन बोलते हैं। नवीन के मतलब नया हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नया बोलते हैं। तो इस टेक्निकल से भी आप याद रख सकते हैं कि खादर को बोलते हैं नवीन और बागर को बोलते हैं पुरानी मिट्टी। इसलिए किसी इरा में एक को समझिए और बाकी एक अपने आप क्या रहेगा? याद रहेगा, क्योंकि वो उल्टा है उसका, है ना। चलिए आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ना कि मृदा संरक्षण के कोई प्रभावी उपाय बताएं। मृदा संरक्षण के कोई प्रभावी उपाय बताएं। तो आइए कहता है कि मृदा संरक्षण के प्रभावी उपाय निम्नलिखित है। पहला उपाय है फसल चक्रण की पद्धति अपनाकर मृदा को पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। पहला वाला हो गया। सेकेंड में कहता है कि रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक एवं कंपोस्ट खाद का उपयोग करके मृदा संरक्षण किया जा सकता है ना। जहाँ पे रासायनिक उर्वरक की जगह पर कुछ ही कर सकते हैं, जैविक या कंपोस्ट खाद का उपयोग करके और मृदा का बचाया जा सकता है। ठीक है, आगे आइए। अब कहता है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो कहता है कि फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, आलू आदि के लगातार उगाने से मृदा के पोषक तत्व में कमी हो जाती है ना। फसल को लगातार उगाने से क्या होता है कि मृदा के पोषक तत्व में कमी आ जाती है ना। इसे तिलहन दलहन की खेती से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। इसलिए फसल चक्रण से मृदा संरक्षण में कुछ होता है, मदद मिलता है
है ना। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए, अब कहता है समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं, ये पूछा गया प्रश्न है ना। देखिए VVIP प्रश्न है ये वाला, है ना। समोच्च कृषि क्या है आइए जानते हैं। कहता है कि जब पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र या ढलान पर वृत्ताकार रूप में खेत की जुताई कर कृषि कार्य किया जाता है तो उसकी आकृति समोच्च रेखा की तरह दिखाई पड़ती है। कैसा, समोच्च रेखा की तरह। तो सबसे पहला जाना है कि समोच्च की जो कृषि जो होता है वो कहाँ होता है, तो जहाँ ढलान होता है ना वहाँ होता है। सीढ़ी कैसा उसको खेती के करने में बनाया जाता है, ठीक है। और पर्वतीय मतलब पहाड़ी इलाका में होता है ये वाला खेती, समोच्च कृषि कहाँ होता है, पहाड़ी इलाका में होता है ना। और कहता है क्या कि इस प्रकार से खेतों की पोषणीय तत्व जलों के साथ नहीं बहते हैं, है ना। खेतों जो होता है पोषणीय, खेत में जो होता है पोषक तत्व वो जल के साथ नहीं बहता है ना। और मृदा की उर्वरता बनी रहती है। और जैसी जब जल के साथ पोषक तत्व जब नहीं जब बहता है तो मिट्टी में जो होता है उर्वरक शक्ति वो क्या होता है ना, बना रहता है बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से, तक उसमें फसल और क्या उगता है, बहुत अच्छा उगता है उसमें, है ना। अब आइए अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का वर्णन करें। ये वाला प्रश्न बहुत अच्छा है ना, पूछा है बिहार बोर्ड में ये वाला प्रश्न, बहुत बार आया है ये वाला प्रश्न, है ना, कि चिपको आंदोलन क्या है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि चिपको आंदोलन क्या है। कहता है कि सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिला में अनपढ़ जनजाति द्वारा सन 1972 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया गया था। देखिए आप लोगों को पता है कि चिपको आंदोलन जो है वो किसके नेतृत्व में चलावल गया था, तो बोलेंगे कि सुंदरलाल बहुगुणा। तो कहाँ चलावल गया था, तो बोलेंगे उत्तर प्रदेश, है ना, टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिला, टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिला, है ना। और वहाँ पे अनपढ़ जनजाति द्वारा, अनपढ़ वहाँ पे लोग था, तो अनपढ़ जनजाति द्वारा सन 1972 ईस्वी में चलावल गया था चिपको आंदोलन। जबकि यह आंदोलन चलावल गया था और इस आंदोलन में स्थानीय लोग हरे भरे पेड़ पौधों को काटने से बचाने के लिए अपने आगोश में घेर कर इसकी रक्षा करते थे। किसकी, पेड़ को रक्षा। क्योंकि हुआ था क्या ना कि वहाँ को महिलाएं मतलब स्थानीय लोग क्या किया कि जान करके पेड़ में चिपक जाया करते थे और कहते थे कि सबसे पहले हमको काटिए उसके बाद पेड़ को काटिए। लेकिन वहाँ का स्थानीय लोगों का सोच था कि हम पेड़ को क्या करें, बचाव करें, है ना। वहाँ के लोगों ने क्या किया कि पेड़ को काटने से मना करते थे कि पेड़ को आप काट नहीं सकते, है ना, सबसे पहले हमको काटिए उसके बाद पेड़ को काटिए, वहाँ के लोगों को कहना था, है ना। इसलिए पूरा क्या करते कि अपने आगोश में पूरा पेड़ को घेर लिया करते थे, है ना। चलिए एक क्या रहा चिपको आंदोलन। देखिए 2-3 बात को जानना है कि चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलावल गया था और यह आंदोलन उत्तर प्रदेश में चलावल गया था, है ना, उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिला में। अब यह आंदोलन 1972 ईस्वी में चलावल गया था। इसमें क्या हुआ था, पेड़ बचाओ आंदोलन, है ना। इसमें पेड़ को काटने से बचाया जा रहा था, ठीक है। इतना अगर आप जानते हैं तो फिर आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, चिपको आंदोलन के बारे में। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न में बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वन का पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। तो कहता है कि वन प्रकृति का अनुपम उपहार है जिसके आंचल में मानव आदिकाल से पोषित होता रहा और वन जलवायु का सच्चा मानक है ना। वन जो है इस जलवायु का एक सच्चा मानक है। एक तरफ वन की भूमि जल का अवशोषण कर बाढ़ के खतरों को रोकती है और दूसरी तरफ क्या करता है कि अच्छा वर्षा भी, है ना, दूसरी तरफ क्या करती है कि अच्छा वर्षा भी कराती है। बात एकदम परफेक्ट है ना। कहता है कि यह वन प्राणियों को भी आश्रय प्रदान करती है। ये क्या करती है कि वन प्राणियों को भी आश्रय प्रदान करती है तथा वन प्राणियों को साथ ही मानव को भी अनेक आवश्यक जीवनदायिनी वस्तुएं देती है ना, क्या देती है, वस्तुएं देती है। और जीवमंडल में जीवों और जलवायु होगा, है ना, जलवायु को संतुलित होगा यहाँ पर, ठीक है, संतुलित स्थिति प्रदान कर संतुलित
परिस्थिति का तंत्र, है ना, मतलब कि संतुलित परिस्थिति का तंत्र क्या करता है, वो निर्माण करता है ना। कौन, है ना, निर्माण में क्या करता है कि सर्वाधिक योगदान है ना, सर्वाधिक योगदान देता है। मतलब कोई सर्वाधिक क्या है, योगदान है, लेकिन कोई चीज करने में तो संतुलित परिस्थितियों को, तंत्र को निर्माण करने में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है कि पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। आइए जानते हैं, बहुत मस्त क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम से किन किन वस्तु का निर्माण होता है। तो कहता है कि पेट्रोलियम एक शक्तिशाली संसाधन है। पेट्रोलियम क्या है, एक शक्तिशाली संसाधन है ना जी, जिसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। ये हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है और इसका मुख्य उपयोग यातायात के साधनों में ईंधन के रूप में होता है। यातायात के साधनों में, और इसका उपयोग, किसका उपयोग, पेट्रोलियम का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। अब इसके औद्योगिक मशीन में स्नेहक के रूप में होता है। और पेट्रोलियम का उपयोग वस्त्र, उर्वरक, रसायन उद्योग और कीटनाशक दवाई, कृत्रिम रबर बनाने में भी किया जाता है। याद रखेंगे कि पेट्रोलियम किन किन वस्तुओं को बनाने में निर्माण होता है, तो बोलेंगे वस्त्र को बनाने में, है ना, और उर्वरक को बनाने में, और रसायन उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, और कीटनाशक दवा में और कृत्रिम रबर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, पेट्रोलियम का उपयोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कहता है कि जैव और अजैव संसाधन से आप क्या समझते हैं। जैव और अजैव संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो आइए, कहता है कि उत्पत्ति के आधार पे संसाधन को दो भागों में बांटा गया है ना। हम पढ़ाए थे उसमें लेसन नंबर 1 वाला में, है ना, कि उत्पत्ति के आधार पे संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। अभी तक पृथ्वी पर उत्पत्ति मात्र 2 हुआ है संसाधन को। कितना को, 2 को, एक जैव अब एक अजैव, एक जैव अब एक अजैव। तो कहता है, हम लोग अभी पढ़ेंगे जैव और अजैव। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि जैव संसाधन क्या होता है। तो कहता है कि जीव मंडल में विद्यमान जीव जैसे पक्षी, मछलियाँ, पेड़ पौधा और स्वयं मनुष्य जैव संसाधन के अंतर्गत में आता है। जैव संसाधन कहने का मतलब है कि वैसे संसाधन जो सजीव होता है, जिसमें जान होता है, उसे क्या कहते हैं, जैव संसाधन। जिसमें मनुष्य, जीव जंतु, हरे पेड़ पौधा, ये सब क्या है, जैव संसाधन की। मनुष्य भी क्या है ना, मनुष्य भी एक संसाधन है। मनुष्य क्या है, एक संसाधन। लेकिन हाँ, कौन सी है संसाधन, तो बोलेंगे जैव संसाधन। क्या है, जैव संसाधन। देखिए यहाँ पे, है ना, कहता है कि इनमें अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। आप देखिए, सभी जीव के संतान उत्पन्न करने की एक मौसम होता है, एक समय होता है ना। और सभी जीव के संतान उत्पन्न करने के क्या है, सबका एक समय होता है, सबका अपना अनुकूलन होता है, सबका अलग अलग, है ना। कहता है कि ये सजीव होता है। हाँ, ये बताइए कि ये सजीव होता है और इनमें वृद्धि की प्रक्रिया चलते रहती है। किसमें, सजीव में। इसका ये लक्षण है, सजीव संसाधन का क्या है, लक्षण है, जैव का लक्षण है कि इसमें क्या होता है, जैसे कि वृद्धि। हम लोग में क्या होता है, वृद्धि। देखिए, जीव जंतु में, पक्षी में, जानवर में क्या होता है, वृद्धि। पेड़ पौधे में क्या होता है, वृद्धि। इससे हम पकड़ सकते हैं कि ये सब क्या है, जैव संसाधन होता है, क्योंकि इसमें वृद्धि हो रहा है। ठीक है, अब आइए हम लोग जानेंगे अजैव संसाधन के बारे में। जस्ट इसका ये उल्टा मिलेगा। ठीक है, आइए देखिए, पढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, है ना। देखिए, जानेंगे। देखिए, कहता है अजैव में, है ना, कहता है कि वातावरण में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ जैसे खनिज, चट्टानें, मिट्टी, नदियाँ, पर्वत, खनिज, चट्टान, मिट्टी, नदियाँ, पर्वत इत्यादि अजैविक संसाधन कहलाते हैं। संसाधन, है ना। देखिए, आपको समझ में आया कि अजैव संसाधन क्या है, तो बोलेंगे कि जितना भी पृथ्वी पर निर्जीव वस्तु दिख रहा है वो सब क्या है, अजैव संसाधन है। जैसे खनिज, हवा, पानी, मिट्टी, ये सब क्या है, अजैव संसाधन है ना। कहता है कि इनमें वृद्धि नहीं होता है, अजैव संसाधन में वृद्धि नहीं होता है
और इनका उपयोग से इनका भंडार समाप्त होता है। अब इनके उपयोग से इनका भंडार क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, फिर आपके समझ में आया होगा सबसे एकदम सरल भाषा में, है ना, कि जैव और अजैव संसाधन क्या है, अंतर स्पष्ट करें। तो मुझे उम्मीद है आप लोग सभी पर कि बिहार बोर्ड में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, आइए अगला प्रश्न कहता है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। संसाधन के निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। कहता है कि आज के वैज्ञानिक युग में तकनीक का महत्वपूर्ण स्थान है, क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। तकनीक के बल पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने पर भी कोई देश विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा हो सकता है। जैसे में जापान को लिया जा सकता है, एग्जाम्पल में, है ना। और प्राकृतिक संसाधन का कमी के बावजूद इस देश ने अपनी तकनीक एवं विवेक के आधार पर स्वयं को विकसित देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया गया, है ना। अब इससे संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका स्पष्ट हो चुकी है। इससे क्या है कि संसाधन के निर्माण में क्या हुआ है कि तकनीक की भूमिका स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, तो एक क्या हो गया, स्पष्ट हो गया। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या कहती है। प्रश्न है कि ऊर्जा संसाधन के संरक्षण का उपाय बताएं। आइए जानते हैं कि ऊर्जा संसाधन को कैसे बचाना है, उसे कैसे संरक्षित करना है। ठीक है, तो उसका उपाय बताना है। तो कहता है कि ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किया गया है। पहला है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत को अधिक उपयोग में लाना चाहिए, है ना। किसको, तो गैर परंपरागत स्रोत को अधिक उपयोग में लाना चाहिए, जिससे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का भंडार बचाया जा सकता है ना। सेकेंड में कहता है अनावश्यक उपयोग कम करना चाहिए, अनावश्यक उपयोग कम करना चाहिए। इससे क्या होगा कि ऊर्जा संसाधन के संरक्षण का ये उपाय है, तब वो संरक्षण मतलब बच पाएगा, है ना। चलिए तीसरा पॉइंट में हम लोग जानेंगे, है ना। चलिए इसमें 3 पॉइंट है इसमें, है ना। देखिए 3 पॉइंट से प्लस है, क्या कर, अच्छा चलिए आ गया, सभी आ गया एक ही बार, है ना। देखिए तीसरा में क्या कहता है कि सार्वजनिक परिवहन का ही उपयोग किया जाना चाहिए। किसका उपयोग, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, और 4 में कहता है कि खान से कोयला, खान मतलब खनिज वाला बात कर रहा है। ठीक है, तो खनिज से कोयला तथा पेट्रोलियम निकालने के लिए तकनीक को विकसित करना चाहिए। सही बात है, खनिज से कोयला और पेट्रोल को कैसे निकाला जाए, इस तकनीक को विकसित करना चाहिए, है ना। जिससे क्या है कि खनन के समय बड़ी मात्रा में ईंधन नष्ट ना हो पाए। अब इसे क्या है कि खनन जब हम लोग करते हैं, जब होता है खनिज में, है ना, तो खनन के समय बड़ी मात्रा में ईंधन का नष्ट ना हो, है ना। और 5 में कहता है कि जहाँ तक संभव हो, है ना, बिजली बचाने का प्रयास करें। जहाँ तक संभव हो वहाँ तक बिजली, है ना, बचाने का प्रयास करें। और उससे क्या होगा कि ऊर्जा की बचत ही संरक्षण है। और वही तो, अब ये नहीं कि बिजली को दिन रात जलते छोड़ दिए, है ना। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, है ना, बिजली को फाइन को अपने घर में क्या करते हैं कि दिन रात जला करके छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है ना कि ऊर्जा का बचाव नहीं हो रहा है। वो हम नहीं कहेंगे ऊर्जा का बचाव। ऊर्जा का बचाव हम तब कहेंगे जब क्या है कि बिजली को मतलब कि बचाना है ना। उसमें क्या करना है, बिजली को बचाने का प्रयास करना है। सबका एक टाइम होता है, सीमा होता है ना। आपको टाइम के अनुसार समय उसको क्या कीजिए, यूज कीजिए। अब अगर जब अगर कर उसको क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। उससे क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। जी हाँ, देखिए अगला प्रश्न है, कहता है कि भारत में विभिन्न प्रकार के वन क्यों पाए जाते हैं। बात सही है, भारत में जंगल एक नहीं अनेक हैं, तो उनका नाम लिखें और किसी एक का वर्णन करें। आइए, कहता है भारत में धरातलीय स्वरूप में अंतर, मिट्टी और जलवायु की विविधता के कारण विविध मतलब कि विभिन्न प्रकार के, है ना, विभिन्न प्रकार के वन उगते हैं। तो कहता है कि भारतीय वनों को निम्न प्रकार में बांटते हैं। अब देखिए भारत में जो जंगल है उसको अनेक प्रकार में बांटा गया है। जबकि पहला प्रकार दिख रहा है उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन, या उसको हम लोग बोलते हैं सदाबहार वन, है ना। उष्णकटिबंधीय
चिरहरित वन को हम लोग क्या बोलते हैं जी, सदाबहार वन बोलते हैं। ठीक है, अब आइए ऐसा ऐसा अभी और है प्रकार है ना, देखिए जानेंगे प्रकार में, आगे हम लोग जानेंगे प्रकार में। देखिए है ना, पहला हो चुका था, एक क्या है, दूसरा है। दूसरा में क्या है, उसने कटिबंधीय पर्णपाती वन, उसने कटिबंधीय पर्णपाती वन, इसको हम लोग बोलते हैं पतझड़ वन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, पतझड़ वन बोलते हैं। फिर क्या है, शीतोष्ण पर्वतीय वन। फिर क्या है, शीतोष्ण पर्वतीय वन, इसको हम लोग बोलते हैं एक और नाम से कोणधारी वन। क्या बोलते हैं जी, कोणधारी वन बोलते हैं। एक होता है डेल्टाई वन, एक क्या होता है जी, डेल्टाई वन, जो कि इसको हम लोग बोलते हैं ज्वारीय वन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वारीय वन। एक क्या है ना, मरुस्थलीय वन, इसको हम लोग बोलते हैं कटीले वन। कौन से वन बोलते हैं, कटीले। तो याद रखेंगे, सदाबहार वन, फिर क्या है पतझड़ वन, फिर क्या है कोणधारी वन, ज्वारीय वन, और फिर क्या है कटीले वन। क्या हम सिखाए हैं, 5 है ना, 5। भारत में जो जंगल है, जो वन है, वो उसको 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है जी, 5 वर्गों में बांटा गया है ना। तो कौन कौन वर्गों में, सदाबहार वन, पतझड़ वन, कोणधारी वन, ज्वारीय वन, और फिर 5 में क्या है, कटीले वन। ठीक है, आप देखिए हम लोग इसमें एक को किया है वर्णन, चिरहरित वन, जिसको लोग बोलते हैं सदाबहार वन। पहला वाला किया है ना, तो कहता है कि चिरहरित वन सघन होते हैं। देखिए चिरहरित जो वन होता है कैसा होता है, सघन होता है, मतलब बहुत होता है, उसमें पौधा घना होता है। ठीक है, इनकी लकड़ियाँ कड़ी होती हैं। चिरहरित वन का जो होता है लकड़ी, वो कैसा होता है, बहुत कड़ी, एकदम जटिल रहेगा, है ना। कहता है कि अधिक तापमान, अधिक वर्षा, दलदली भागों में उगने के कारण इन्हें काटना और काम में लाना कठिन होता है। आपको पता है कि इसका तापमान अधिक रहता है और अधिक वर्षा और दलदली भागों में ही वाला कुछ कहाँ वाला मतलब उगता है, और इसी जगह पर उगने से क्या होता है, इसको काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसके काम में अगर चाहेंगे उसको यूज लाएंगे तो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, कहता है कि एबोनी और महोगनी, एबोनी और महोगनी इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष है। देखिए ऐसा वृक्ष है एबोनी और क्या है, महोगनी, ऐसा वृक्ष है। तो यहाँ से भी आ सकता है कि एबोनी और महोगनी जो है से किस जंगल में उगता है, तो बोलना है सदाबहार वन में उगता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। जी हाँ, देखिए ये है प्रश्न, कहता है कि वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। कहता है कि वन्य जीवों के ह्रास के निम्न 4 प्रमुख कारक हैं। कितना, 4। ठीक है, चारों आप लोग देख रहे हैं। पहला में है कि वन प्रदेश के काटने के कारण होगा। चलो ठीक है, वन प्रदेश के काटने के कारण, काटने लिखिए है ना, काटने सुधार लीजिएगा, काटने के कारण वन जीव का आवास कम होता जाना। आज देखिए है ना, जीवों का वन जो जंगली जो जीव जंतु है उसका भी तो आवास होना चाहिए ना। तो आप तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जंगल को तो काट रहे हैं, और जब काट रहे हैं तो वह जीव जंतु को रहने में क्या है, बहुत बड़ा कठिन हो रहा है ना। उसका आवास मतलब कि रहने सहने जो स्थान है उसको, तो वह जीवों का आवास क्या होता है, धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि हम लोग जंगल को ही काट रहे हैं ना, इसी की वजह से। दूसरा में कहता है कि वन जीवों का लगातार शिकार किया जा रहा है। अब देखिए वन में, जंगल में जो जानवर है, जो जीव जंतु है, उसको कुछ किया जा रहा है, शिकार किया जा रहा है, तो उससे भी क्या है, कमिया जा रहा है ना। कहता है कि कृषि होगा यहाँ पर यार, कृषि में अनेक रसायनों का प्रयोग ने भी कई वन प्राणियों को अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न किया गया है। आपको पता है कि हम लोग जो करते हैं जो कृषि, उसमें हम लोग केमिकल पदार्थ को डालते हैं। क्या करते हैं, केमिकल पदार्थ को डालते हैं, और जब उसमें डालते हैं तो उसमें कई वन्य प्राणी अस्तित्व में खतरे में जा रहा है। क्योंकि अब भाई हम लोग डाल रहे हैं खेती में रासायनिक चीज़, तो अब वो उसको पी जा रहा है, खा जा रहा है, तो पक्षी क्या हो जा रहा है, मर जा रहा है, चाहे तो पक्षी चाहे जीव जंतु हो, चाहे जानवर हो, ठीक है, मर जा रहा है। इससे भी क्या है, प्रभाव बुझा रहा है। अब कहता है कि प्रदूषण, यहाँ प्रदूषण होगा, ठीक है, प्रदूषण के कारण भी वन एवं वन प्राणियों का ह्रास हुआ है ना। अब देखिए प्रदूषण, हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पाते हैं वहाँ हम लोग टायर, प्लास्टिक, बोतल क्या करते हैं, जला देते हैं, तो इससे भी क्या है ना, प्रदूषण फैल रहा है। और प्लस में उद्योग धंधे भी है, उससे भी क्या है ना, प्रदूषण फैल रहा है। जब फैल रहा तो उससे भी क्या है ना, जंगल में जो रह रहा है जीव जंतु और जंगल में रहने वाले प्राणियों पर क्या है, ह्रास
धीरे धीरे सब धीरे धीरे खत्म हो गया। आप देखते हैं वो उतना जो दिखा देता है। अब देखिए हम लोग क्या था ना पहले के समय में कि पहले क्या था कि शाम के समय में चिड़ियाँ चाय चाय करती थी, लेकिन अब बहुत कम देखने को मिलता है। तो क्योंकि सब क्या हो गया, ह्रास हो गया, सब खत्म हो गया। अब देखिए उतना कौवा पशु पक्षी बहुत कम देखने को मिलता होगा, है ना। तो क्योंकि सब क्या हो गया, ह्रास हो गया। क्योंकि सबका रहना सहना जगह क्या था, जंगल, और धीरे धीरे जंगल क्या हो गया, खत्म हो गया, साफ हो गया। तो सबका क्या हो गया, ह्रास हो गया। जंगल साफ हुआ, पशु पक्षी ह्रास हो गया, है ना। चलिए अगला प्रश्न में देखिए, अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित से संबंध एक खनिज का नाम लिखें। एक खनिज का नाम लिखना है कि कौन खनिज कहाँ पे स्थित है ना। देखिए तो यहाँ पे दिले है बाबा बुधन पहाड़ी, कहाँ पे है मतलब किस खनिज से जुड़ा हुआ है, बगरू पहाड़ी, कोलार, दाली, राजहरा, घाटशिला, है ना, और वायलाडीला, कोडरमा और रियासी क्षेत्र। आइए जानते हैं ये सब जो है जगह है, तो ये सब में कौन कौन खनिज उत्पादन होता है वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। जैसा कि देखिए पहला हम ले है बाबा बुधन पहाड़ी का। बाबा बुधन पहाड़ी में लौह अयस्क खनिज है। क्या कौन सा खनिज है, लौह अयस्क खनिज। याद रखेंगे, ये वाला ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि लौह अयस्क खनिज है ना, लौह अयस्क खनिज है। तो किसके लिए कहाँ पे है, तो बाबा बुधन पहाड़ी में, है ना। अब है बगरू पहाड़ी, तो बगरू पहाड़ी में किसका खनिज है, तो बोलेंगे बॉक्साइट का खनिज है। किसका खनिज है, बॉक्साइट का है। इस तरीके से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। दो गो हो गया, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए है ना, ये देखिए क्या है जो पढ़े हैं वही है। चलो देखिए है ना, ये वाला तो हो गया। तो बॉक्साइट वाला कहाँ बोलेंगे, बगरू पहाड़ी। अब है कोलार, तो कोलार में जो है किसका खनिज है, तो बोलेंगे सोना का खनिज है ना। और दाढ़ी राजहरा में किसका खनिज है, बोलेंगे कि लौह अयस्क का खनिज है। फिर बोलेंगे घाटशिला, तो घाटशिला में किसका खनिज है, बोलेंगे तांबा का खनिज है। किसका है, तांबा का है। फिर बोलेंगे वायलाडीला, क्या बोलेंगे, वायलाडीला, तो वहाँ पे किसका है खनिज, तो बोलेंगे लौह अयस्क। किसका है, लौह अयस्क। फिर क्या है, कोडरमा। देखिए कोडरमा जो है वहाँ पे किसका अयस्क है, बोलेंगे अभ्रक का। किसका अयस्क है, अभ्रक का। फिर बोलेंगे क्या, किसका मतलब खनिज, तो अभ्रक का। फिर है रियासी क्षेत्र में किसका खनिज है, तो बोलेंगे तांबा का। किसका बोलेंगे, तांबा का। देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे तांबा जो खनिज है वहाँ पे देखिए इसका दो एरिया है। पहला का है घाटशिला में भी तांबा का खनिज है, और रियासी क्षेत्र में भी कोई चीज़ है, तांबा का खनिज है। और उसके बाद जो है ये देखिए है ना, उसके बाद जो दिख रहा है ये देखिए है ना, लौह अयस्क। तो लौह अयस्क जो खनिज है वो 3 जगह है। कहाँ कहाँ, तो बाबा बुधन पहाड़ी में भी है, और ढाली राज हरा में भी है, और वायलाडीला में भी है। ये 3 जगह क्या है, लौह अयस्क खनिज है ना। हो गया बस। अब बाकी तो सोना तो खाली कोलार में है ना, सोना का खनिज। और फिर बॉक्साइट कहाँ है, तो बगरू पहाड़ी में, ठीक है। चलिए हो गया होगा क्लियर, दिमाग में घुस गया होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, इसमें कहता है कि लौह अयस्क के नाम लिखें। तो आइए लौह अयस्क के नाम लिखना है। लौह अयस्क कितने हैं, तो लौह अयस्क 4 होते हैं। लौह अयस्क कितने होते हैं, 4 होते हैं। देखिए लौह अयस्क मुख्य रूप से 4 होते हैं, बोले ना 4 होते हैं, है ना, जो कि निम्न है। पहला है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और अंडेटाइट नहीं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, निमोनाइट, एक होता है सीडेराइट। यहाँ अंडे नहीं होगा, सुधार, यहाँ होगा सीडेराइट, है ना। थोड़ा सा होता है मिस्टेक टाइपिंग वगैरह में, है ना। क्या है, सीडेराइट। तो याद रखना है। देखिए बाबू, लौह अयस्क 4 प्रकार की होता है। कितना होता है जी, 4 प्रकार को होता है। पता है इस 4 प्रकार में देखिए 2 गो इसमें टाइट है, 2 टाइट याद रखना है, 2 टाइट। अब एक नाइट, अब एक राइट, ठीक है, ठीक है। 2 टाइट, एक नाइट, अब एक राइट, तो 4 गो हो गया ना। 2 गो टाइट क्या क्या है, तो 2 गो जो टाइट है वो है हेमाटाइट, एगो है हेमाटाइट और एगो है मैग्नेटाइट, है ना। एगो क्या है जी, मैग्नेटाइट। और नाइट में जो है
वो नाइट में जो है वो है लिमोनाइट, है ना, लिमो प्लस नाइट, लिमो प्लस नाइट, लिमोनाइट। अब अगर बात कर रहा है राइट में, तो राइट में है सीडेराइट। क्या है? सीडेराइट है। तो हो गया 2 गो टाइट, एगो नाइट और एगो राइट। 2 गो टाइट कौन कौन है? तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, 2 गो हो गया। फिर क्या बोलेंगे? नीमोनाइट, फिर क्या है? सीडेराइट। 4 गो याद हो गया होगा अच्छे तरीका से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए अगला प्रश्न की ओर। आइए जानेंगे कि आभरा का उपयोग, हम लोग पढ़ लिए थे मैग्नेज का उपयोग कहाँ करते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है आभरा का उपयोग कहाँ करते हैं, जबकि बताए थे अभी कि आभरा का खनिज कहाँ है, तो कोडरमा में है। कोडरमा कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। ठीक है, आइए कहता है कि आभरा विद्युतरोधी खनिज है। आभरा जो है कैसा खनिज है? विद्युत रोधी है ना, मतलब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया नहीं जा सकता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण निर्माण में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है ना। इसके अतिरिक्त इसका अबीर गुलाल बनाने में, देखिए किसका? आभरा का जो उपयोग जो हम लोग करते हैं, अबीर गुलाल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, तथा आयुर्वेदिक दवा निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखिए कहाँ कहाँ आभरा का उपयोग हम लोग करते हैं, है ना, अबीर गुलाल बनाने में, अबीर गुलाल बनाने में, और आयुर्वेदिक दवा बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? आभरा का। देखिए हम लोग होली में जो लगाते हैं ना अबीर, होली में हम लोग क्या लगाते हैं? अबीर लगाते हैं, तो उसमें कुछ चमकता है, अबीर में कुछ रहता है, उसमें मिक्स चमकेगा वो, तो चमकता है ना, वही क्या होता है? आभरक होता है। जो चमकता है उसमें, है ना। अब हालांकि उसको देखिए हरा भी रहता है अबीर, लाल भी रहता है अबीर, है ना, बैगनी भी होता है, बुल्लू में भी होता है, लेकिन उस सभी में अभ्रक को मिश्रण किया जाता है, मतलब कि अभ्रक को उसमें मिला दिया जाता है। अभ्रक उसमें वही वाला होगा जो क्या होगा? चमकेगा, जो क्या होगा ना? चमकेगा, वही क्या होता है? अभ्रक होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे अभ्रक का उपयोग अबीर गुलाल बनाने में किया जाता है और आयुर्वेदिक दवाई को निर्माण करने में किया जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में है, कहता है कि लोहे के प्रमुख उत्पादन राज्य के नाम बताएं। आइए जानते हैं कि लोहा का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। तो कहता है कि लोहा का उत्पादन प्रमुख राज्य है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, है ना, गोवा होगा, यहाँ गोग नहीं होगा, गोवा होगा। ठीक है, गोवा और झारखंड, ये सब में क्या है कि लोहा के प्रमुख उत्पादन होता है। लोहा का उत्पादन कितने राज्य में होता है? तो पहला कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा और फिर क्या है? झारखंड। 5 राज्य याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कोयला के 4 प्रकार के नाम लिखिए। कोयला कितने प्रकार के होते हैं बाबू? तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? कोयला 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एंथ्रासाइड कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला, एक होता है पीट कोयला। क्या होता है? पीट। पीट कोयला में कार्बन की मात्रा, है ना, पीट कोयला में कार्बन की मात्रा नगण्य होता है। क्या होता है जी? नगण्य होता है, मतलब कि नय के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक ऐसा आएगा ऑब्जेक्टिव कि सबसे उच्चतम कोयला है, तो सबसे अच्छा कोयला, सबसे उच्चतम कोयला माना जाता है एंथ्रासाइड कोयला को। किसको माना जाता है? एंथ्रासाइड, क्योंकि सबसे अधिक कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइड कोयला में होता है। इसमें होता है 80 से 85% कार्बन की मात्रा होता है ना। 80 से कितना? 85% कार्बन की मात्रा होता है किसमें? एंथ्रासाइड कोयला में। ठीक है, तो कोयला कई प्रकार का? कोयला 4 प्रकार के, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, है ना, फिर क्या है? लिग्नाइट, फिर क्या है? पीट कोयला। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है कि गोंडवाना क्षेत्र के कोयले मुख्यतः किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो कहता है कि इस समूह में 96% कोयला का भंडार शामिल है। अगर देखा जाए इस समूह में तो 96% कोयला का भंडार शामिल है जो हमारे देश में मिला है ना। और इसका निर्माण लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, और इसका निर्माण 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। यह मुख्यतः 4 नदी घाटियों में पाया जाता है। कौन? गोंडवाना जो क्षेत्र है से 4 नदी घाटियों में पाया जाता है। पहला है दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी और वार्धा गोदावरी घाटी, है ना। क्या है? गोदावरी घाटी है। ठीक है,
तो याद रखेंगे दामोदरी घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी घाटी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर आवे। अगला प्रश्न में है, अगला प्रश्न है कि लौह और अलोह खनिज में अंतर देना है। लौह और अलोह खनिज किसे कहते हैं? तो आइए जानते हैं। सबसे हल्का ही वाला, सबसे हल्का है, लेकिन हाँ बढ़िया है, मस्त है ये वाला, पूछा है ये वाला, VVI प्रश्न है। हल्का है तो VVI प्रश्न है। ठीक है, पूछा है ये वाला प्रश्न। देखिए तो हम लोग पढ़ते हैं, पहला पढ़ेंगे लौह खनिज। पहला क्या पढ़ेंगे? लौह खनिज। कहता है कि इसमें लोहा का अंश पाया जाता है ना। जिस खनिज में लोहा का अंश होता है उसे लौह खनिज कहते हैं, सीधा सा बात है। और जैसे कि लौह अयस्क, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन, निकेल, निकेल नहीं निकेल, सुधार लीजिएगा, निकेल, कोबाल्ट लौह खनिज के अंतर्गत में आता है, क्योंकि इस में लोहा की मात्रा है। ऑब्जेक्टिव में आता है यहाँ से कि इनमें से कौन लौह खनिज है, तो ये सब जान लीजिए एग्जाम्पल में, है ना। मैग्नीज, लौह अयस्क, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन, निकेल, कोबाल्ट, ये सब क्या है? लौह अयस्क खनिज का उदाहरण है, मतलब लौह खनिज है ये सब शॉर्ट में, है ना, लौह खनिज। अब आइए इसमें क्या कहता है? कहता है कि इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के इस्पात बनाने में किया था। किसका उपयोग? लौह खनिज का उपयोग विभिन्न प्रकार के इस्पात बनाने में किया जाता है। आप देखिए एक क्या है? अलोह खनिज है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन पता है आपको अलोह खनिज किसे कहते हैं? जिसमें लोहा की अंश नहीं होता है उसे क्या कहेंगे? अलोह खनिज कहेंगे। देखो आगे आते हैं। ठीक है, देखिए आगे देखिए, इसमें खुद कहता है कि इसमें लोहा, जिसमें लोहा का मतलब लोहा अंश नहीं है, मतलब लोहा का अंश नहीं, ठीक है, जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अलोह खनिज कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, है ना, आभरक, बक्साइड, टीन, मैग्नीशियम आदि, ये सब किसका उपयोग है? किसका इस एग्जाम्पल में है? अलोह खनिज, क्योंकि ये सब में, है ना, ये सब में लोहा की मात्रा पाया नहीं जाता है ना। कहता है कि इसका उपयोग जेवर, सिक्के, यहाँ होगा बर्तन, बक्सा, तार आदि बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग? अलोह खनिज का उपयोग। ठीक है, अब आइए हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अगला है कि छोटा नागपुर खनिज पेटी का क्या महत्व है? छोटा नागपुर खनिज पेटी का क्या महत्व है? तो आइए, कहता है कि यह खनिज पेटी मुख्य निस तथा ग्रेनाइट शैलों से युक्त है। यह देश का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, यह देश का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। अब यहाँ कोयला, अवरक, लौह अयस्क, यूरेनियम आदि मिलता है। अब इस पेटी के अंतर्गत झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल शामिल है। किस पेटी का? छोटा नागपुर जो खनिज है इसके अंतर्गत में कौन कौन आ जाता है? तो झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल शामिल है। ठीक है, आइए अब हम लोग पढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन में कहता है, देखिए, है ना, ये लास्ट होगा। कहता है कि बॉक्साइड किस तरह एक उपयोगी खनिज है? इसकी प्राप्ति किन चट्टानों से होती है और झारखंड के किन किन जिला में इसकी विकसित है? आइए जानते हैं कि बॉक्साइड जो है झारखंड के कौन कौन से जिला में मतलब इसका खनिज है। कहता है कि बॉक्साइड से एल्यूमिनियम निकाला जाता है, बॉक्साइड से एल्यूमिनियम निकाला जाता है ना, और जिसका उपयोग वायुयान बनाने में किया जाता है, बिजली के तार बनाने में किया जाता है, बिजली के तार बनाने में किया जाता है और बर्तन में किया जाता है। और इसका उपयोग सीमेंट बनाने में, क्या बनाने में? सीमेंट बनाने में किया जाता है। और खनिज तेल साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, खनिज तेल को साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और बॉक्साइड की प्राप्ति लैटेराइट चट्टान से होती है। किससे होती है? लैटेराइट चट्टान से होती है। और बॉक्साइड का बड़ा भंडार झारखंड के पलामू, देखिए बॉक्साइड का बड़ा जो भंडार है वो कहाँ? झारखंड के पलामू जिला है, पलामू जिला। और
लोहरदंगा जिला में पाया जाता है, जहाँ से निकाल कर रेल मार्ग द्वारा आगे बढ़ रहे हैं, है ना। जहाँ से निकाल करके क्या होता है कि रेल मार्ग द्वारा मुरी पहुँचाया जाता है ना। और यहाँ की खाने विकसित है। कहाँ की खाने? झारखंड की जो खनिज है बहुत विकसित है। पूरा दुनिया के लोग जानता है कि नहीं झारखंड में क्या है, खनिज है, बॉक्साइड का, कोयला का, है ना, एल्युमिनियम का। कहता है विकसित है। और भारत बॉक्साइड का निर्यात, देखिए भारत जो है और बॉक्साइड का निर्यात कौन कौन सी देश में करता है? तो जापान, ब्रिटेन, जर्मनी को करता है ना। कहाँ? देखिए भारत से कहाँ करता है? जापान, ब्रिटेन और जर्मनी, दूर दूर देशों तक करता है। ठीक है, एक क्या रहा? खनिज से रहा। करीबन कितना हुआ? 32 को पढ़ाएं। चलिए बाकी फिर हम मिल देंगे अगले वीडियो में। हेलो दोस्तों, अगर हमारी पढ़ाई अगर अच्छा लगता, अगर समझ में आता है तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। बाकी फिर अगले वीडियो में।